हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूजीसी नेट चैनल हिंदी ज्ञान में। तो जैसे कि आपने थंबनेल पे देख ही लिया होगा कि ये सवाल करेंगे सफलता की तैयारी। तो कैसे करेंगे? उसका रीज़न ये है क्योंकि यहाँ पे जितने भी आपको 10 सवाल कराए जाएंगे उसके 10 के 10 के आपको हर ऑप्शन का ABCD ऑप्शन का हर ऑप्शन का आपको पूरा डिस्क्रिप्शन मिलेगा। ठीक है, और पता चलेगा आपको कि पैटर्न कैसा आता है। पैटर्न के साथ में पैटर्न भी चेंज होता रहता है पर टॉपिक्स कभी भी चेंज नहीं होते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि हर सवाल का टॉपिक वही रहता है, क्वेश्चन कभी रिपीट नहीं होता पर टॉपिक्स हमेशा रिपीट होते हैं। और ये आपको यूजीसी नेट हिंदी के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगी क्लास। और मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मेरा नाम काजल है, मैंने ऑलरेडी यूजीसी नेट JRF क्वालिफाई किया हुआ है। और मैंने जो प्रॉब्लम फेस की थी और अपने जर्नी में जो मुझे प्रॉब्लम्स आई थी या जो भी चीज़ें हुई थी, मैं आपके साथ वही शेयर करने जा रही हूँ। कुछ ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। पर ये 10 क्वेश्चन आपको 40 क्वेश्चन जितना आपको आउटपुट देंगे, ये मेरा आपसे वादा है। चलिए अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है? पर क्वेश्चन पे चलने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप जब भी ये क्वेश्चन देखें तो प्लीज़ अपने जो भी आपके आंसर हो उसको पहले कमेंट बॉक्स में लिख के उसके बाद आगे बढ़े। इंसान से शांत नहीं होता इंसानल, उपयुक्त है वाक्य का संबंध किस काव्य रचना से है? एंड हाँ, ये जो क्वेश्चंस है वो यूथ PYQ से लिए गए हैं, 2019 के PYQ से लिए गए हैं। पर इसके जो आंसर्स है वो मेरे हैं, तो आप आंसर्स पे ध्यान दीजिएगा और डिस्क्रिप्शन मेरा है। और आप इस क्वेश्चन को दोबारा पढ़ देते हो, इसका आंसर बताइए, फिर हम आगे चलें। इंसान इंसान से शांत नहीं होता इंसानल, उपयुक्त ध्यै वाक्य का संबंध किस काव्य रचना से है? कुरुक्षेत्र, यथार्थवाद, उन्मुक्त, अशोक की चिंता। आप आंसर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे और इसका आंसर देखेंगे, ठीक है? आई होप आपने आंसर दे दिया होगा। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चंस आते नहीं हैं बट मैंने फिर भी रखा हुआ है। इसका आंसर है उन्मुक्त, ठीक है? तो ये आपको आता होगा, आप तभी कर सकते हैं, इसमें कोई ट्रिक नहीं है। हिंसा से शांत नहीं होता इंसानल, यह वाक्य उन्मुक्त कृति से लिया गया है। इसके रचनाकार प्रिया रामशरण गुप्त है। ये आपको याद रखना चाहिए, ये इम्पोर्टेंट है। रामधर रामधारी सिंह दिनकर, जैसे मैंने बताया था इसमें जितने भी आपको दिखेंगे, जैसे कुरुक्षेत्र दिनकर जी का, जातवंत, ये जिन जो जो इनके राइटर्स हैं उनके बारे में यहाँ पे आपको बहुत सी चीज़ें दी हुई है, क्योंकि ये जो दिनकर जी है, मैथिलीशरण गुप्त जी और जयशंकर प्रसाद जी हमारे सिलेबस के राइटर है। और जितना आपको इन सब के बारे में पता होगा उतना ज़्यादा अच्छा है, ठीक है? रामधारी सिंह दिनकर को ओज और पौरुष का कवि कहा जाता है। ये आता है कि ओज और पौरुष का कवि किसे कहते हैं, या आपको स्टेटमेंट में दे दिया जाएगा, मैथिलीशरण गुप्त नाम लिख के आपसे पूछ लिया जाएगा कि ओज और उसके कवि कहा जाता है, इनकी ये रचना है। तो मतलब आपको फिर सही जब पता होगा कि ये किसे कहा जाता है तो आप अच्छे से एलिमिनेट कर सकते हो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस को, ठीक है? उन्हें आधैर्य का कवि और डिप्टी राष्ट्र कवि के नाम से भी जाना जाता है। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं प्राणभंग, रेणुका, हुंकार, कामधेनु, कुरुक्षेत्र, उर्वशी, मिट्टी की ओर, अर्धनारीश्वर, रेती के फूल। कामधेनु, कुरुक्षेत्र, उर्वशी, मिट्टी की ओर, अर्धनारीश्वर, रेती के फूल और संस्कृति के 4 अध्याय। देखिए, संस्कृति के 4 अध्याय ये हमारे सिलेबस में है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? कुरुक्षेत्र और उर्वशी भी हमारे सिलेबस में है यूजीसी नेट के, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है? और बाकी ये सारी इनकी प्रमुख रचनाएं जो आपको पता होनी चाहिए। मैथिली शरण गुप्त को, अब यहाँ पे मैथिली शरण गुप्त की थोड़ी सी भूमिका दी गई है और उनकी इंपॉर्टेंट रचनाएं दी गई है। ये आपको है ना एक सीक्वेंस में पता होना चाहिए, तो आप याद थोड़ा बहुत रख लीजिएगा उसके लिए। ये सारी भी इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं पर ये हमारे सिलेबस की तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट। मैथिली शरण गुप्त को हरिगीति का छंद के बादशाह कहा जाता है। कि हरिगीति का छंद के बादशाह किसे कहा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि मैथिली शरण गुप्त जी को कहा जाता है, ठीक है? इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं रंग में भंग,
इम्पोर्टेंट है। भारत भारती हमारे उसमें लगा हुआ है सिलेबस में, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। साकेत भी हमारे सिलेबस में लगा हुआ है। यशोधरा, जयद्रथ वध, शंकर, अनग, जय भारत और विष्णुप्रिया, ये सारी की सारी इम्पोर्टेंट है, आपको याद सारी रखनी है, ठीक है। पर ये जो दोनों है, जयद्रथ वध और साकेत, ये जो है ये हमारे सिलेबस में लगी हुई है, तो आपको ये स्पेशली पता होनी चाहिए, ठीक है। जयशंकर प्रसाद प्रारंभ में झारखंडी उपनाम से लिखते थे। ये भी आपको दे के पूछा जा सकता है कि झारखंडी उपनाम से कौन लिखता था। आपको पता होना चाहिए कि जयशंकर प्रसाद लिखते थे। आपको किसी और का नाम दे दिया जाएगा और स्टेटमेंट खराब करने के लिए आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको पता होना चाहिए। उनकी प्रमुख कृतियां है प्रेम पथिक, कानन कुसुम, प्रथम प्रभात, ये सारे के सारे पूछे जाते हैं। और महाराणा का महत्व आदि, इनको सीक्वेंस में लगाने के लिए भी आ जाता है और इनकी डेट भी पूछ ली जाती है। ज्यादातर सीक्वेंस में इनके ज्यादा आते हैं, ठीक है, यूनिट 2 से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। काव्य भाषा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी मान्यता वर्ड्सवर्थ की नहीं है। आपको पता होगा जो हमारा यूनिट 3 है पाश्चात्य काव्य शास्त्र, उससे ये है कि वर्ड्सवर्थ की मान्यता कौन सी नहीं है। काव्य में ग्रामीणों की दैनिक बोलचाल की भाषा प्रयुक्त हो, भाषा में मिथिक और बिंबों का प्रयोग होना चाहिए, भाषा में कृत्रिमता और आडंबर बाद के कवियों की देन है, गद्य और काव्य की भाषा में कोई तात्विक भेद नहीं है। देखिए ये नहीं पूछा गया कौन सी मान्यता है कौन सी मान्यता नहीं है, तो नहीं पे बहुत ज्यादा फोकस करना है। नहीं हम नहीं पढ़ते और हमारा आंसर गलत हो जाता है। आप आंसर दीजिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। और काफी इजी है, आपको पता भी होगा। देखिए ये हमेशा बोलते थे कि जो वर्ड्सवर्थ है उनका मानना था कि जो हमारी रचना है वो आम बोलचाल की भाषा में होनी चाहिए, सिंपल होनी चाहिए, जो आम लोग भी समझ सके। तो वो मिथक और बिंबों का प्रयोग तो नहीं बोलेंगे ना, तो हमारा आंसर बी हो जाएगा। भाषा में कृत्रिमता और आडंबर बाद के कवियों की देन है, ये सही है। गद्य और काव्यों की भाषा में कोई तात्विक भेद नहीं है, ये भी सही है, क्योंकि वो ऐसी भाषा का प्रयोग करना चाहते थे जो आम इंसान भी आम लोग भी समझ सके। और ये भी सही है, काव्यों में सॉरी, काव्य में ग्रामीण की दैनिक बोलचाल की भाषा प्रयुक्त हो ताकि हर कोई उसे समझ सके, यही इनका एक कहते हैं आइडियोलॉजी भी थी, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे पूरा आंसर मैंने रखा हुआ है। भाषा में मिथक और बिंबों का प्रयोग होना चाहिए, यह विचार कि भाषा में मिथक और बिंबों का प्रयोग होना चाहिए विलियम वर्ड्सवर्थ की मान्यता नहीं है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया है। वर्ड्सवर्थ का जन्म, ये आपको जरूर याद रखना है, इनका जन्म कब हुआ था। 1770 ईस्ट, 1770 में इंग्लैंड में हुआ था। इंग्लैंड भी आपको याद रखना है, पूछ लिया जाता है। उनकी पहली काव्य कृति एन इवनिंग वॉक एंड डिस्क्रिप्टिव स्केच सन 1793 ईस्वी में प्रकाशित हुई। वर्ड्सवर्थ का मानना था कि कविता प्रबल भावनाओं का स्वाभाविक उच्छलन है। ये इनका मानना आपको पता होना चाहिए कि क्या मानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सॉरी आगे भी है। काव्य भाषा के संदर्भ में उन्होंने 3 प्रमुख सिद्धांत दिए हैं। उनके प्रमुख सिद्धांत देख लीजिए, ये सारे इंपॉर्टेंट आपको पता होने चाहिए। कविता में ग्रामीण जीवन की सरल और दैनिक बोलचाल की भाषा का प्रयोग होना चाहिए। कविता और गद्यों की भाषा में कोई मूलभूत अंतर नहीं होता। प्राचीन कवियों की भाषा और भाव दोनों सरल और स्वाभाविक थे। भाषा में कृत्रिमता और दिखावा बाद के कवियों की देन है, जैसे मैंने बताया। पहला ही मेन इम्पोर्टेंट है, जो इसमें पहला है ना वही इम्पोर्टेंट है। बाकी तो आपको अगर ये पता होगा तो आप ये सारी चीजें खुद से एलिमिनेट कर सकते हो, कौन सी इनकी भाषा कौन सी चीजें नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। कहानी इतिवृत्ति ही तो है, यानी उसमें स्थिति से स्थित्यंतर अर्थात जीवन गति होना
चाहिए, काल का कुछ स्पंदन, कुछ तनाव, अनुभव हो, वही तो कहानी का रस है। कहानी के विषय में उपयुक्त विचार किस लेखक के है? मतलब ये जो कहानी को इतिवृत्ति किसने कहा है? आप मेनली इससे याद रखिएगा, इतिवृत्ति ही तो है। मतलब थोड़ा बढ़-चढ़ के बोलना, इतिवृत्ति का मतलब आप इस तरीके से भी ले सकते हैं। अर्थात जीवन गति होना चाहिए, द्वितीय स्थित्यंतर स्थानांतर अर्थात जीवन गति होना चाहिए, गति होना चाहिए। काल का कुछ स्पंदन, कुछ तनाव अनुभव हो, वही तो कहानी का रस है। तो ए हो जाएगा जैनेंद्र कुमार, बी हो जाएगा राजेंद्र यादव, सी हो जाएगा यशपाल और डी हो जाएगा ईला चंद्र। जैसे कि आप देख सकते हैं सारे के सारे आपको ज़्यादातर जो देखने को मिल रहे हैं, ये मनोवैज्ञानिक कथाकार ज़्यादा है। तो आप बताइए कौन बोल सकता है? उसके बाद हम आगे बढ़ें। इतिवृत्ति जो वर्ड है वो जैनेंद्र कुमार ने इस्तेमाल किया था। अब हम इनका आगे वो इन सब के बारे में थोड़ा-थोड़ा जान लेते हैं। इसका आंसर जैनेंद्र कुमार है। कहानी इतिवृत्ति का रस है, यह विचार प्रसिद्ध लेखक जैनेंद्र कुमार का है। नीचे दिए गए कुछ प्रमुख कथाकारों उनकी महत्वपूर्ण रचनाओं का उल्लेख इस प्रकार है। देखिए मैंने आपको बोला था कि इसमें जो एबीसीडी होगी वो उसके भी आपको डिस्क्रिप्शन मिलेंगे। तो यहाँ पे देखिए जितना हो सकता है मैंने हर किसी का एबीसीडी का डिस्क्रिप्शन रखा है, ठीक है? तो आपको इससे काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। जैनेंद्र कुमार, जैनेंद्र कुमार की जो इम्पोर्टेंट रचनाएँ हैं वो फांसी, वातायन, दो चिड़िया, पाजेब आदि। और इसको उसमें लगाने के लिए भी आ जाता है कि आप सीरीज़ में लगाइए, पहले कौन-सी थी, बाद में कौन-सी। राजेंद्र यादव, देवताओं की मूर्ति, खेल-खिलौने, जहाँ लक्ष्मी कैद है, अभिमन्यु की आत्महत्या, छोटे ताजमहल आदि। और देखिए राजेंद्र यादव जी की जो रचनाएँ हैं वो हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है, उसका मैं आपको रीज़न बता देती हूँ क्यों हो जाती है। क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हमारे इसलिए हो जाते हैं क्योंकि हमारे सिलेबस में एक यूनिट 10 में एक आत्मकथा लगी हुई है मनु भंडारी जी की और उनके हस्बैंड राजेंद्र यादव जी है जिसकी भी उन्होंने काफ़ी अपने मतलब जो उनका आत्मकथा है उसमें उन्होंने काफ़ी ज़्यादा ज़िक्र कर रखा है इनकी रचनाओं के बारे में। तो यूनिट 2 और यूनिट 10 दोनों के हिसाब से काफ़ी इम्पोर्टेंट राइटर हो जाते हैं और जैनेंद्र कुमार तो आपको पता ही है काफ़ी इम्पोर्टेंट राइटर है ही। और यशपाल जी की हमारे सिलेबस में काफ़ी सारी रचनाएँ हैं, इसलिए भी ये इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, इसलिए आपको पता ही होना चाहिए इनकी क्या है, क्या नहीं है, ठीक है? पिंजरे की उड़ान, ज्ञानदान, अभिशप्त, तर्क का तूफान, वो दुनिया, फूलों का कुर्ता आदि। ईला चंद्र जोशी, रूपरेखा, दिवाली और होली, आहुति, खंडर की आत्माएँ आदि। देखिए, अगर आप बाकी सारी राइटर्स की भूल जाते हैं, तो वो ओके है क्योंकि और सब भी भूल गए होंगे। पर ये सारे राइटर्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अगर आप इनकी रचनाएँ भी भूल जाते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात है क्योंकि सबको आती होगी, सिर्फ़ आप ही को नहीं आती होगी। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी की निम्नलिखित रचनाओं में से आलोचना विधा की रचना कौन-कौन सी है? आलोचना विधा आपको पता होना चाहिए महावीर प्रसाद द्विवेदी जी एक आलोचनात्मक र कथाकार भी है। ये इनकी बहुत सी आपको आलोचनात्मक रचनाएँ मिल जाएँगी। तो कालिदास की निरंकुशता, कविता कलाप, कविता कलाप कुमार संभव सार, कविता कलाप, कालिदास की निरंकुशता, कालिदास और उनकी कविता। आप कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दीजिए। वैसे काफ़ी ईज़ी है, आपको रचना पता होगी तभी आप लगा सकते हैं। इसका आंसर डी है। इसका आंसर हम एक बार देख लेते हैं। कालिदास की निरंकुशता, कालिदास और उनकी कविता। द्विवेदी युग के प्रवर्तक महावीर प्रसाद द्विवेदी जी थे। यह भी आपको पता होना चाहिए द्विवेदी युग के जो प्रवर्तक थे उन्हें महावीर प्रसाद द्विवेदी जी थे। इन्हीं के नाम पे ही इसे द्विवेदी युग कहा गया है। ठीक है? उन्होंने आलोचना के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण रचनाएँ लिखी जिनमें कालिदास की निरंकुशता और कालिदास और उनकी कविता प्रमुख है। सन 1908 1908 में उन्होंने सरस्वती पत्रिका में कौन-सी पत्रिका ज़्यादातर ये देखते थे?
कवियों की उर्मिला विषय उदासीनता शीर्षक से एक प्रसिद्ध लेख लिखा था। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने 1903 से 1920 ईस्वी तक सरस्वती पत्रिका का संपादन किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इससे लास्ट ईयर ही एक स्टेटमेंट बना था, उसमें 1902 दे रखा था, जो बच्चे सही करके आ गए थे और बच्चों का आंसर गलत हो गया था, क्योंकि 1903 से 1920 तक इन्होंने करा था, ना कि 1902 से 1900 तक। ठीक है। और हिंदी साहित्य में एक नए युग की शुरुआत की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं, अभी मुझे कुछ काम है। अभिनव गुप्त के अनुसार मानव मन में वासना रूप में स्थिति स्थायी भाव का साधारणीकरण होता है। साधारणीकरण के लिए भोजक भोजक तत्व व्यापार अनिवार्य है। ठीक है। साधारणीकरण की अवस्था में प्रेषक स्वयं पर बंधन से छूट जाता है। साधारणीकरण की अवस्था में प्रेषक की अलौकिक संबंधों का बोध रहता है। नीचे दिए गए विकल्पों का सही उत्तर चुनिए। ए के हिसाब से ए और बी सही हो जाएगा, बी के हिसाब से ए और सी सही हो जाएगा, और सॉरी बी यहाँ पे है। बी के हिसाब से बी और सी सही हो जाएगा, सी के हिसाब से ए और सी सही हो जाएगा, डी के हिसाब से ए बी और डी सही होगा। आप इसका सही आंसर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है। देखिए, ये आपको उनके सिद्धांत के बारे में पता होगा, तभी आप आंसर दे सकते हैं। वैसे इसका आंसर सही है सी, ए और सी। पर आप वैसे भी एलिमिनेट कर सकते थे। देखिए, भोज तत्व है, ये इनका नहीं है, भोजक तत्व किसी और का है। मैं आपको दूसरी वीडियो में बता दूं किसका, भी मुझे नाम याद नहीं आ रहा, बट इनका नहीं है। ठीक है। तो आप बी को वैसे भी एलिमिनेट कर सकते थे, बी हर किसी में था, सिर्फ एक सी ऑप्शन में ही नहीं था, तो आपको आंसर मिल जाता। मैं आगे आपको इसके डिस्क्रिप्शन में बता दूंगी। अभिनव गुप्त के अनुसार मानव मन में वासना के रूप में स्थिति स्थायी भाव का साधारणीकरण होता है। साधारणीकरण की अवस्था के में दर्शक अपने स्वयं और पर दूसरे के बंधन से मुक्त हो जाता है। अभिनव गुप्त का समय 10वीं शताब्दी के उत्तरार्ध माना जाता है। ये इससे क्वेश्चन बनता है कि इनका समय कब का माना जाता है, तो ये उत्तरार्ध का है। ठीक है। और उनका संबंध कश्मीर से था, ये भी इम्पोर्टेंट है कि उनका संबंध कहाँ से था। ठीक है। जितने भी आपको राइटर्स मिलेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि उनका समय कब का था, क्योंकि जो भारतीय काव्य शास्त्र और पाश्चात्य काव्य शास्त्र वो बहुत छोटी यूनिट है और उससे क्वेश्चन बहुत कम बनते हैं, तो उनके जन्म स्थान और समय से भी बन जाते हैं। उन्होंने व्याकरण, ध्वनि और नाट्य शास्त्र का अध्ययन क्रमशः नरसिंहगुप्त, भट्ट इंद्रराज और भट्ट तोत से किया था। उनकी प्रसिद्ध दार्शनिक कृति तंत्रालोक है। अभिनवगुप्त का मानना है कि साधारणीकरण की स्थिति में दर्शक अपनी व्यक्तिगत सीमाओं से ऊपर उठकर सौंदर्य और रस के सार्वभौमिक अनुभव का आनंद लेता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है? निम्नलिखित रचनाओं को उनके प्रकाशन काल से सुमेलित कीजिए। मोहन राकेश की डायरी, डायरी के कुछ पन्ने, मेरे कॉलेज की डायरी और एक कार्यकर्ता की डायरी। फर्स्ट है 2000, सेकंड है 1958, थर्ड है 1972, फोर्थ है 1985, फिफ्थ है 1940। ए के हिसाब से ए का 4 होगा, बी का 3 होगा, सी का 1 होगा और डी का 5 होगा। देखिए, जैसे ए है तो मोहन राकेश का 1985। ठीक है। और डायरी के कुछ पन्ने, बी का 3 आ रहा है तो 1973। ठीक है। और सी मेरे कॉलेज की डायरी 2000 और डी एक कार्यकर्ता की डायरी 1940। ऐसे मैच करना होता है। मैं आपको डायरेक्ट बता देती हूँ, आप फिर बताइए इसका। हम जल्दी जल्दी बढ़ते हैं। ए का 3, बी का 2, सी का 5 और डी का 4। ए का 4, बी का 5, सी का 2, डी का 3 और डी के हिसाब से ए का 5, बी का 3, सी का 2 और डी का 1।
आज हम थोड़ा जल्दी-जल्दी कर रहे हैं, आप भी जल्दी-जल्दी आंसर दीजिए और अगर आपको थोड़ा और ज़्यादा टाइम चाहिए हो, तो प्लीज़ आप एक बार को अपने अपनी वीडियो पॉज़ कर लीजिए और उसके बाद देख लीजिए क्योंकि रिकॉर्डेड वीडियो है। आप जितना मर्ज़ी उतना टाइम ले सकते हैं, ठीक है? देखिए, इसमें कोई ट्रिक तो लग नहीं सकती क्योंकि ये ट्रिक वाला कोई आंसर था भी नहीं। वैसे इसका सही आंसर सी है, मोहन राकेश की डायरी 1985, ठीक है? डायरी के कुछ पन्ने 1940, मेरी कॉलेज डायरी 1958, एक कार्यकर्ता की डायरी 1972। आंसर देख लेते हैं हम। यहाँ पे देखिए मैंने सारे के सारे लिखे हुए हैं। मोहन राकेश की डायरी 1985, मोहन राकेश जी की रचनाएँ। डायरी के कुछ पन्ने 1940, घनश्याम दास बिड़ला की रचनाएँ। मेरी कॉलेज की डायरी धीरेन्द्र वर्मा 1954, एक कार्यकर्ता की डायरी 1972, सीताराम सेक्टिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जन्मना कवि प्रकृत्या घुमक्कड़ और विचारता मूलतः मार्क्सवादी। कविता के लिए कोई भी विषय हो सकता है। घुमक्कड़ ऐसा कि कहीं भी घुमक्कड़ ऐसा कि कहीं यहाँ कभी वहाँ। मूलतः मार्क्सवादी किंतु उसके बाहर ही झाँक लेते हैं। बच्चन सिंह का उपयुक्त कथन किस कवि के विषय में है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि कथन है और बच्चन जी का है। बच्चन जी ने ये कथन किसके बारे में कहा है? किसको घुमक्कड़ कहा है? वैसे घुमक्कड़ के नाम से आपको पता चल गया होगा किसके बारे में कह रहे हैं, फिर भी आप एक बार ऑप्शन देख लीजिए, ठीक है? मुक्तिबोध, त्रिलोचन, केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए मूलतः मार्क्सवादी जो वर्ग संघर्ष के बारे में लिखते हैं, तो आपने ये रचनाएं पढ़ी भी होगी। आप मार्क्सवादी देखकर भी अंदाजा लगा सकते थे कि नागार्जुन के बारे में बात चल रही है क्योंकि हमारे जो सिलेबस है में वो मुक्तिबोध और नागार्जुन ही मेन है और अकाल और उसके बाद और बहुत सारी ऐसी रचनाएं जो आपको नागार्जुन की मिल जाएगी। ठीक है, हम इसका आंसर देख लेते हैं। यहाँ कथन बच्चन द्वारा कवि नागार्जुन के बारे में कहा गया है। नागार्जुन का वास्तविक नाम वैद्यनाथ मिश्र था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको इनका ओरिजिनल नेम पता होना चाहिए क्या था। लिखने वाला नेम और ओरिजिनल नेम अलग अलग होता है। इनके व्यक्तित्व पर राहुल संस्कृतैन और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का गहरा प्रभाव पड़ा था। राहुल संस्कृतैन को भी आप देखेंगे तो ये भी काफी ज्यादा यात्रा वगैरह करते रहते हैं। इनकी यात्रा वगैरह भी हमारे उसमें है और निराला जी भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि इनकी रचनाएं हमारे सिलेबस में है। वे मैथिली भाषा में यात्री उपनाम से लिखते थे। आपको ये भी पता होना चाहिए यात्री उपनाम से कौन लिखता था। देखिए आपको ये देखिए ये क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा पर इसमें जो जो पॉइंट्स है तो किससे प्रभावित थे, ठीक है, और इनका ओरिजिनल नेम क्या था और मैथिली उपभाषा में यात्री नाम से कौन लिखता है, तो नागार्जुन लिखता है। ये क्वेश्चन रिपीट भी हुआ है, ऐसा नहीं हुआ। जो भी इम्पोर्टेंट है जो भी कुछ क्वेश्चन में कभी आया है वही यहाँ पे रखा गया है, सारी चीजें नहीं रखी गई है, ठीक है। उनके प्रमुख उपन्यास है रतिनाथ की चाची, बलचन नामा, नई पौध, बाबा बटेश्वर नाथ, सुख मोचन, वरुण के बेटे, ओके, उग्रतारा आदि। नागार्जुन हिंदी और मैथिली दोनों भाषाओं के महत्वपूर्ण रचनाकार माने जाते हैं और ये सारे ही उनके जो उपन्यास है वो इम्पोर्टेंट है, सारे ही याद रखने हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं है इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या स्त्री होना कोई पाप है? उपयुक्त संवाद किस कहानी से संबंध है? जुलाई वाली आकाशदीप, लाल पान की बेगम, परिंदे। ये बहुत ही इजी है, ये आप सबको पता होना चाहिए क्योंकि ये सारी कहानियां हमारे सिलेबस में हैं और अब इस तरीके के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं, ठीक है। आप आंसर दीजिए। पर इसका आंसर बहुत इजी है, मुझे जहाँ तक लगता है सबको पता होगी, आकाशदीप कहानी से है। में आपको बुद्धगुप्त और चंपा की कहानी पता होगी। तो चंपा का डायलॉग है, क्या स्त्री होना कोई पाप है? यह प्रसिद्ध संवाद जयशंकर प्रसाद की कहानी आकाशदीप से लिया गया है।
ये भी पता होना चाहिए कहानी किसकी, जयशंकर प्रसाद जी की है। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये वाला जो डायलॉग है वो बहुत बार पूछा गया है, ये वाला कथन बहुत बार पूछा गया है। कहानी के अंदर संवाद चल रहा है, ठीक है। इस कहानी के मुख्य पात्र है चंपा, जिनका संवाद है बुधगुप्त, जया, मणिक और मणिभद्र। जयशंकर प्रसाद हिंदी साहित्य के प्रमुख कथाकार, कवि और नाटककार थे। इनके नाटक भी लगे हुए जयशंकर प्रसाद जी के, जैसे चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और दूध स्वामी, जो कि बहुत प्रमुख है। ठीक है, इनकी प्रमुख रचनाएं हैं ग्राम, छाया, प्रतिध्वनि, आकाश, आंधी, इंद्रजाल। और ये जो यहाँ से है ना, ये छाया, प्रतिध्वनि, आकाश, इंद्रजाल और आंधी और इंद्रजाल, ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा पूछी जाती है। ये सारी पूछी जाती है, आपको ये याद रखनी है। उनके प्रमुख नाटक है, नाटक भी पूछे जाते हैं सज्जन, कल्याणी परिणय, करुणालय, प्रायश्चित, सॉरी। और ये आपको सीक्वेंस से भी याद रखना और ये भी याद रखना है कि ये इनकी है। ठीक है, सज्जन, कल्याणी परिणय, करुणालय, प्रायश्चित, राजश्री, विशाख, अजात शत्रु, जन्मेजय का नागयज्ञ है। प्रसाद जी ने अपनी कहानियों में मानव संवेदना, नारी गरिमा और सामाजिक चेतना को बड़ी गहराई से अभिव्यक्त किया है। और आपने जितने भी इनके मतलब जो कहानी और नाटक देखे, अगर आपको इस पर ट्रिक चाहिए तो आप मुझे बता देना, मैं आपको बता सकती हूँ, पर ट्रिक मेरी नहीं होगी, मेरे जो टीचर्स ने मुझे बताई थी मैं वो बता सकती हूँ, मैं खुद से कोई ट्रिक नहीं बनाती हूँ। मैं आपको बता दूंगी, मुझे इस टीचर ने बताई थी, तो आप वो याद कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रवासी लेखक मॉरिशस का नहीं है? और अगर इन सबको याद करने के लिए आपके पास कोई ट्रिक हो तो आप मुझे भेजिएगा ज़रूर। मैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे आप भेज सकते हैं और मैं सबको ट्रिक ज़रूर बताऊंगी, जिसकी भी अच्छी लगेगी। निम्नलिखित में से कौन सा प्रवासी लेखक मॉरिशस का नहीं है? महेश राम, जियावन, अभिमन्यु अनंत, रामदेव, पुरथर, महात्म सिंह। ये तो आपको पता होना चाहिए कि कौन है कौन नहीं है, क्योंकि उसके बिना आप कर ही नहीं सकते। देखिए, जो महात्म सिंह है ये नहीं है, कि अभिमन्यु तो है वहां के और बहुत फेमस है। महात्म सिंह नहीं है। प्रवासी लेखक महात्म सिंह का संबंध सूरी नाम से है, न कि मॉरिशस से। मॉरिशस के प्रमुख लेखक है महेश राम, जियावन, अभिमन्यु अनंत, रामदेव धुरंधर, इंद्रदेव भोला, इंद्रनाथ और भुवनेश्वर लाल आदि। अभिमन्यु अनंत को मॉरिशस का प्रेमचंद्र भी कहा जाता है। देखो मैंने कहा था ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि मॉरिशस का प्रेमचंद्र किसे कहा जाता है, तो अभिमन्यु अनंत को कहा जाता है। इनके प्रमुख उपन्यास है नदी बहती रही, आंदोलन, एक बीघा प्यार, जग गया सूरज, तपती दोपहरी, लाल पसीना। लाल पसीना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कुहासे का दायरा, रफ्तों की बेटी। अभिमन्यु अनंत ने अपने उपन्यासों में प्रवासी भारतीयों के संघर्ष, पहचान और सामाजिक जीवन को गहराई से चित्रित किया है। यहाँ पे इनका विषय भी बता दिया है मैंने। ठीक है, अब आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उम्मीद है आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। निम्नलिखित में से कौन सी रचना अग्रदास की नहीं है? ध्यान मंजरी, कुंडलिया, राम ध्यान मंजरी, रूप मंजरी। ये भी आप तभी बता सकते हैं जब आपको पता होगा कौन सी नहीं है उनकी। तो इसका आंसर हो जाएगा रूप मंजरी, क्योंकि अग्रदास की नहीं है ये, नंददास जी की प्रमुख रचना। ठीक है, नंददास जी की प्रमुख रचना यहाँ पे मैंने रखी हुई हुई है, ये सारी बहुत इंपॉर्टेंट है। रास पंचाध्याय, सिद्धांत पंचाध्याय, मान मंजरी, विरह मंजरी, अनेकार्थ मंजरी, दान लीला, मान लीला, ज्ञान लीला, शाम सगाई, भंवर गीत, रामाचरित, रस मंजरी आदि। आपने ये कहीं ना कहीं हर क्वेश्चन में देखी भी होगी। ठीक है, इनके बारे में प्रसिद्ध उक्ति कही जाती है, और कवि गढ़िया नंददास जड़िया। ये बहुत प्रसिद्ध उक्ति है, आपको नोट करके रखनी है, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं जरूर मिलेगी। अर्थात जहाँ अन्य कवि कल्पना से रचना करते हैं, वही नंददास रचनाएं स्वाभाविक और सहज है।
वहीं अग्रदास की प्रमुख रचनाएँ ध्यान मंजरी, कुंडलिया, नाम ध्यान मंजरी इत्यादि। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। कमेंट में अपने सवाल सुझाव तो लिखिए, पर जो मैंने आपको बीच में ट्रिक्स बताई थी, ट्रिक्स के लिए बताया था, तो आप मुझे बता दीजिए अगर आपको चाहिए कि मैं अपने टीचर्स वाली ट्रिक्स आपको बताऊँ, जो मैंने अपने टीचर से सीखी, अपने दोस्तों से सीखी है, तो मैं आपको वो बता दूँगी। नहीं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे अपनी ट्रिक्स वगैरह भेजिएगा, ठीक है? या फिर अपनी ट्रिक्स आप वहाँ पे भी शेयर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। मैं आपकी ट्रिक्स ज़रूर से अगले वाले वीडियो जो भी होगी, उसमें इन ट्रिक्स का ज़िक्र ज़रूर करूँगी, ठीक है? थैंक यू, बाय।